नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 21 जनवरी 2024 का पेपर और ये जो है पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर इसी प्रकार से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर जिसमें हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, विजिट जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम सीडीपी से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 21 जनवरी 2024 का पेपर का होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है, जबकि तनुज जो है एक लड़का है जो कह रहा है कि उसकी बहन जो है भाला फेंकने में हिस्सा नहीं ले सकती है क्योंकि वो जो है लड़की है। तो ये जो समाज द्वारा जो जेंडर रूढ़िवाद धारणाएं हैं ये जो है इसमें दिखाई दे रहा है। उसका भी जो है बच्चा का जो मानसिकता है उसी प्रकार से हो गया है। जो समाज में जो जेंडर भेदभाव होते हैं इसी कारण से जो है उसका भी मेंटालिटी जो है इसी प्रकार से हो गया है कि लड़कियां जो है ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं। जैसे कि एक लैंगिक रूढ़िवादिता को ये भी दर्शाता है, जैसे कि लड़कियां जो है सिर्फ गुड़िया से खेल सकती हैं, लड़के जो है कार से खेलेंगे। लड़कियां जो है पिंक कलर उनको सूट करता है और लड़का जो है उन्हें ब्लू कलर सूट करता है। इस प्रकार के जो मेंटालिटी मानसिकता जो हमारे समाज में चली आ रही है उसी का जो है ये बच्चा जो है शिकार है कह सकते हैं एक प्रकार से। क्योंकि उसे जो है लगता है कि उसकी बहन जो एक लड़की है वो कमजोर है और वो जो है ये भाला फेंकने वाले कार्य को करने में सक्षम नहीं है। तो यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, अब सारी चिंतन डैश जबकि हमारी चिंतन डैश। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। तो देखिए अवसारी चिंतन में जो है हम कई सारे आइडियाज ढूंढते हैं, एक ही जो है समस्या होती है और उसके अनेक जो है हल जो है ढूंढे जाते हैं जिसके तहत जो है समस्याओं का समाधान किया जा सके। और अभिसारी चिंतन जो है इसमें जो है सिर्फ एक समाधान जो है ढूंढा जाता है जिसे जो है अपसारी चिंतन जिसे हम जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और अभिसारी चिंतन जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि ऑप्शंस दिए गए हैं और भी देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। एक सही समाधान पर स्थिर है, क्या अवसारी चिंतन जो है एक सही समाधान पर स्थिर है? नहीं, ये जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और अभिसारी चिंतन जो है एक ही सही समाधान पर स्थिर होता है, तो ये गलत है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो देखिए अवसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को जो है अभिसारी चिंतन बढ़ावा देता है, ये कहा गया नहीं, ये भी गलत है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है गणितीय ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। जो अपसारी चिंतन होता है इसमें जो है एक ही समस्याओं का हम कई हल ढूंढते हैं, कई जो है इसका तरकीब ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं इसे समाधान करने के लिए। तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, अपसारी चिंतन हो जाएगा। जबकि अभिसारी चिंतन इसमें जो है एक ही समाधान ढूंढा जाता है और इसे जो है अवसारी चिंतन जो है एक सही समाधान पर स्थिर है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो है कौन सही नहीं है पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो देखिए इसमें जो है नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे समावेशी शिक्षा में जो है ऐसा होता है कि सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है और
जिसमें जो है उनकी जो आवश्यकताएं होती है, जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा है जिसे जो है आंखों से देखने में समस्याएं हैं या कम दिखाई देती है, ठीक है, उनके लिए जो है विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि ब्रेल लिपि का जो है वहाँ पे विद्यालय में उपलब्ध कराया गया है बच्चा के लिए, ताकि उसे जो है चीजों को समझने में पढ़ने में आसानी हो। और उसी प्रकार से जो है जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए जो है ऑडियो से संबंधित जो है उसे दिक्कत है, ऑडियो वो नहीं सुन सकता है, वो कोई भी चीज़ें जो है सुनने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए जो है वीडियो वो देख सकता है, वीडियो के माध्यम से समझ सकता है। जो वीडियो में जो है नीचे लिखा हुआ दिखता है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखता है, वो पढ़कर समझ सकता है, तो वीडियो उसको दिखाया जा सकता है। उसके लिए जो है एलईडी का व्यवस्था हो सकता है विद्यालय में। तो अनेक व्यवस्थाएं जो है किए जा सकते हैं। और जो बैकवर्ड जो नीचे पृष्ठभूमि से आते हैं उनके लिए भी जो है व्यवस्था की गई रहती है, जैसे वो जो है बहुत सारे थोड़ा भयभीत रहते हैं इन्वायरमेंट को देखकर, तो उनका जो है ये मनोबल बढ़ाने का काम होता है। और सभी प्रकार के जो बच्चे जो अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, सब बच्चे जो है एक साथ बैठकर एक ही कक्षा में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें जो है पूछा गया है कौन जो है सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत न करे। यह जो है इसमें ये समावेशी शिक्षा के संबंध में सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यह जो है सभी शिक्षार्थियों का जो है आवश्यकताओं का समर्थन करता है, उन्हें जो भी आवश्यक है उसका जो है पूर्ति किया जाता है, यह सही है। और देख लेते हैं, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है, सभी प्रकार के जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं और उनका जो है भाषा का जो है आदर किया जाता है और सहयोग की भावना जो है सब में होती है, यह सही है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो नहीं, ये जो है गलत है समावेशी शिक्षा के संबंध में, तो ऑप्शन 4 ही गलत इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के पास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है, जो बच्चों का जो अनुभव होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी जो अनुभव होता है उसी से जो है वो वास्तविक जीवन से की चीजों से जो है जोड़कर शिक्षा को जो है जब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही है कि वो जो जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे कि वो जानते हैं कि पेड़ है, वस्तुएं हैं, उसी का जो है जैसे गणित सीखना है तो हम जो है पेड़ का ही पिक्चर देखकर जो है गिनती करने लगते हैं, तो हम गिनती भी सीख लेते हैं। या कोई चीज है, जैसे 5 एप्पल रखे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें जो है गिनती सिखानी है, तो 5 एप्पल को आप जो है वो मान लीजिए वहां पे अगर उपलब्ध नहीं है तो घर पे भी जो है उस तरह से वो सीख सकता है बच्चा। तो गिनती करके जो है 1 2 3 4 5 करके जो है गिन कर वो सीख रहा होता है। तो इस प्रकार के जो है उनका जो अनुभव होता है सभी विषयों के लिए जो है सही होता है, और वे जो है इसे जोड़ कर जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है, पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है, पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों का जो है जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलता है। तो ये भी सही है, तो दोनों जो है सही दिया गया है और ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक, उसे विजिट करना ना भूलिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। और उसमें जो है हमने इसी प्रकार से बहुत से पेपर का जो है सीडीपी और ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है, और सभी जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे सीटेट का और ऑफलाइन सभी पेपर को हमने कवर कर लिया है। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 5 है, अभिकथन और कारण इसमें भी दिए गए हैं। अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया
जाता है। बिल्कुल सही है, बच्चे जो हैं अलग-अलग परिवेश में पलते-बढ़ते हैं, अलग-अलग समाज में जो है जो जन्म बच्चे लेते हैं, उसके पश्चात जो है जो भी उनको एनवायरनमेंट मिलता है, परिवेश मिलता है, उसी में जो है वो पलते हैं, बढ़ते हैं और उन्हें पोषण मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। सबका जो है एक समान नहीं होता है, सबका एक समान संस्कृति नहीं होता है, एक समान परिवेश नहीं होता है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई जो है मध्यम वर्गीय होता है और किसी-किसी का जो है बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, कोई जो है बहुत ऐशो-आराम का जीवन जीता है, ठीक है? तो अलग-अलग तरीका जो है बच्चों बच्चों के साथ भी जो है अनुभवें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उम, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो देखिए कारण जो है इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है कहा गया है कि अलग-अलग संस्कृति में अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत है। तो ये जो है इसमें दोनों सही नहीं दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार से जो है कौन सा जो है लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। देखिए ये जो है गलत है। यदि आप जो है सफल होते हैं तो आप खुद को जो है इसका जो है क्रेडिट देंगे कि आप जो है आपकी वजह से आपने जो है बहुत मेहनत किया, इसी कारण से जो है आप सफल हो गए। और यदि आप असफल होते हैं तो आप जो है बाहरी आरोपण आप देते हैं, जैसे कि आप शिक्षक को दे सकते हैं कि शिक्षक को कह सकते हैं कि शिक्षक ने जो है मेरा कॉपी ठीक से चेक नहीं किया, शिक्षक ने जो है उन्होंने जो है मेरे साथ भेदभाव किया। और दोस्तों का आप दोस्त दे सकते हैं कि इस दोस्त ने जो है मुझे जो है नोट लिखने में मदद नहीं किया। बहुत सारे जो है आप आरोप जो है लगा रहे होते हैं, ये जो है बाहरी आरोपण हो गया। या आप जो है कह सकते हैं इसने मुझे पढ़ने का समय जो है मेरा बर्बाद कर दिया इस किसी दोस्त ने। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे आरोप जो है दोस्तों को लगाते हैं, इसे बाहरी आरोपण आप कह सकते हैं, ठीक है? तो यदि आप असफल होते हैं तो आप बाहरी आरोपण लगाते हैं। तो ये जो है गलत होता है और सफल होते हैं तो खुद को जो है क्रेडिट देते हैं, तो ये भी जो है गलत होता है, ठीक है? तो ये दोनों गलत है और अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार से जो है ये नहीं होगा, ठीक है? सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण सेम चीज़ है। आप जो है अब क्या कर रहे हैं कि सफलता के लिए जो है बाहरी आरोपण कर रहे हैं, यानी कि आप जो है अपने शिक्षक को क्रेडिट दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं, अपने फैमिली को क्रेडिट दे रहे हैं कि इनकी मेरी अभिभावकों की बहुत इसमें मदद रही, इसलिए मैं सफल हुआ। और मेरी दोस्तों की बहुत मदद रही, मेरी जो है सहपाठी मेरे शिक्षक की बहुत मदद रही, इसलिए मैं सफल हुआ। और असफलता के लिए यदि आप असफल होते हैं तो खुद को दोष देते हैं कि मैंने जो है समय से पढ़ाई नहीं की, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने जो है मेहनत नहीं की, इस प्रकार से, ठीक है? तो ये भी गलत होता है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार से जो है ये सही है कि असफलता और सफलता के लिए जो है आंतरिक आरोपण देना, ठीक है? यानी आप जो है सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं अपने जीवन में या किसी भी परीक्षा को लेकर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो आप जो है यदि सफल हो रहे हैं तो आप खुद को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैंने जो है मेहनत किया, मैंने कोशिश किया, मैंने जो है दिन रात एक करके जो है सफलता को प्राप्त किया। दूसरा हो सकता है असफलता के कारण, उसे भी जो है आप खुद को आरोप दे रहे हैं कि मैंने जो है ठीक से कोशिश नहीं की, मैंने जो है समय बर्बाद किया, दोस्तों से बात करने में बर्बाद किया, रील्स में बर्बाद कर दिया, सोशल मीडिया में बर्बाद कर दिया अपना समय। मैंने जो है एग्ज़ाम जो है ठीक से नहीं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया। ये सभी जो है आप आंतरिक आरोपण जो है खुद को देते हैं, यानी कि आप जो है खुद को असफलता के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। तो ये जो है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत है। तो इसमें जो है बेहतर प्रदर्शन की संभावना जो है तभी होती है जब आप जो है असफलता और सफलता के लिए दोनों के लिए जो है आप आंतरिक आरोपण करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चे जो है सार्थक सीखते हैं और सार्थक रूप से सीखते हैं और वे जो है बाल केंद्रित होता है,
गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है और इसमें जो है सभी तरह के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, शामिल होते हैं और उनका विकास होता है और वो जो है प्रतिभाशाली भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं और जो कमजोर भी बच्चे होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। और लेकिन प्रगतिशील कक्षा में जो है सभी उनकी आवश्यकताओं की चीजें जो है पूरी की जाती है। कठोरता को नहीं अपनाया जाता है, अनुशासन पर अधिक जो है कठोरता नहीं होती है, बल्कि उन्हें जो है गतिविधि के माध्यम से सीखने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। उन्हें जो है खुद से करके सीखने में जो है अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, मानकीकृत परीक्षण जो है अच्छा तरीका नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कहीं भी आपको मानकीकृत शब्द दिखे तो आप यह समझ जाइएगा यह जो है नेगेटिव टैग वर्ड है और इसे जो ये जो है ऑप्शन ही नेगेटिव है, ठीक है। अधिकतर केस में यही होता है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, निष्क्रिय भी नहीं, ठीक है, बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, यह भी गलत है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, सीखना जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यह जो है प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ऑप्शन है सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। तो चिंतन जो है आप किस समस्या प्रश्न है कि किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो समस्या समाधान की व्याख्या जो है आप संज्ञानात्मक विकास में करते हैं। इसमें जो है आप तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, आप सोचते हैं, विचार करते हैं समस्या को लेकर और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में होता है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ये भी याद रखेंगे। और उन्होंने जो है स्कीमा के बारे में बताया है और ये जो है रिलेटेड है संज्ञानात्मक विकास से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या जो है आवश्यक है स्व नियमन के लिए? ऑप्शन है असंतुलन, निजी वाक अनुकूलन, संगठन। देखिए स्व नियमन जो है वो होता है अपने विचार को, भावनाओं को आप नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसे ही जो है हम स्वनियमन कहते हैं। और इसे जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करना और नियंत्रित करने का जो प्रक्रिया है यह जो है स्वनियमन है, ठीक है। तो इसके लिए जो है लेव वाइगोत्स्की जो है प्रस्तावित करते हैं निजी वर्क, ठीक है। निजी वर्क, आप खुद से जो है बात करते हैं और अपने लक्ष्यों को जो है निर्देशित करते हैं, नियंत्रण करते हैं और इस प्रकार से जो है आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निजी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं इस प्रश्न में। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है इसमें 3 चरण दिए हैं नैतिक विकास का, जिसके जो है 6 स्तर है, ठीक है। और उसमें से जो है इसमें बोला गया है कि लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। यह जो है कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो एक स्टेज होता है कि बच्चे जो है इसको बहुत फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी नियम समाज में बने होते हैं वो जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो मानते हैं कि नियम को जो है माना जाना चाहिए। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें जो है इस समझ पर बच्चे पहुंचते हैं कि नियम और कानून जो है नम्य होता है और इसे जो है बदला जा सकता है। तो इसका जो है अभिकथन सही दिया गया है। कारण है लॉरेंस कॉलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो
तो बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो है क्रमिक रूप से ही होता है नैतिक विकास। सबसे जैसे इसके 3 स्टेज है, इसमें जो है कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये तीनों स्तर से जो है गुजरते हुए जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये क्रमिक रूप के चरणों में जो है नैतिक विकास होता है, इन्होंने यह तर्क दिया था। तो कारण भी सही दिया गया है, तो दोनों जो है सही है और इसका व्याख्या भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था और इनके अनुसार से जो है सबके पास जो है अलग अलग बुद्धि होती है। जैसे कि कोई अधिक जो है जिसमें जो है संप्रेषण स्किल है, भाषाओं को जानता है, तो उसके पास जो है भाषिक बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। और उसी प्रकार जो इंट्रापर्सनल हो गया, अंतर वैयक्तिक जिनके पास जो है बुद्धि है, वो जो है दूसरों के जो है वो जो है माफ कीजिएगा इंट्रापर्सनल में जो है खुद के बारे में जो है खुद की इच्छा क्या है, क्षमताएं क्या है, क्या कमी है, ये सब को जो है जान सकता है। उसी प्रकार अंतर्व्यक्तिक का बात करें तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में जो है वो जो है दूसरों के बारे में, दूसरों की क्या क्षमता है, क्या जो है वो कर सकता है, कितना जो है उसमें क्या कमी है, उसकी क्या इच्छा शक्ति है, ये सभी जो है वो जान पाता है। तो इसमें जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल। और है तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। इसमें जो है तो देखिए इसमें जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल नहीं होगा। ये जो है अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें जो है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के जो है कौशल होते हैं। तो ये गलत है। तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी नहीं। तार्किक गणितीय यानी कि तर्क करने की क्षमता, तो ये भी नहीं होगा। संगीतमय बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 ही सही है। संगीत में जो है प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, तो संगीत जो है प्रदर्शन कौशल इसमें होती है, ठीक है। तो और रचना करने के कौशल भी होते हैं, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन 4 भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है, जब भी नहीं ऑप्शन में आए तो नेगेटिव ऑप्शन को जो है आपको खोजना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमाओं के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो देखिए इसमें जो है प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है कहा गया, तो अधिगम उत्पाद नहीं बल्कि यह जो है एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4 ही इसमें जो है सही नहीं है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को जो है और बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शंस है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, समस्या को बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समस्या के समाधान को बढ़ावा जो है देने की बात हो रही है। तो समस्या का समाधान का जो है बढ़ावा देता है औपचारिक चिंतन, यानी कि ये जो है अनेक हल ढूंढता है जिसके तहत जो है समस्याओं को आसानी से समाधान किया जा सकता है। और उसी प्रकार कन्वर्जेंट थिंकिंग, औपचारिक चिंतन में यदि हम देखें तो एक ही समस्या का जो है एक समस्या का एक ही हल ढूंढा जाता है, तो ये जो है उतना जो है समाधान के लिए जो है सही तरीका नहीं माना जाता है। औपचारिक चिंतन सही है। आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। देखिए बच्चे जो है आत्म केंद्रित होते हैं और वे जो है खुद के फायदे के लिए जो है कार्य कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन है पहले स्तर के पहले चरण में। दूसरा है
तो बच्चे जो है व्यक्तिगत लाभ देखते हैं पहले स्तर के दूसरे चरण में। ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले स्तर में जो है आता है पूर्व पारंपरिक स्तर अर्थात कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, और जिसके तहत जो है चरण 1 में होता है सजा से बचना, और चरण 2 में है होता है व्यक्तिगत लाभ, और व्यक्तिगत लाभ की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। ऑप्शंस हैं विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अलगाव नहीं करना चाहिए, ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, विभाजित नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, यह गलत है, और अलगाव करना यह भी गलत है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस बच गए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, जो पहचान के अनुसार जो है जो रूढ़ियां जो है रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो समाज में चली आ रही है, इसे बढ़ावा देना ये गलत है, तो प्रोत्साहित नहीं करना है इस चीज को। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 कि जो भी वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं उनका जो भी संस्कृति है, जो भी उनका कल्चर है, उनका भाषा है, इसे जो है और जो है एग्जाम्पल के रूप में एक शिक्षक को लेनी चाहिए, और ताकि उन्हें जो है बढ़ावा मिले, उनका जो है समावेशन को जो है बढ़ावा मिले। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, जो भी उनके जो है फेस्टिवल्स हैं उसके जो है एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने के दौरान, तो ये जो है तरीका सही है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीटीपी के 15 क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बचे हुए प्रश्न जो है जो कि 21 जनवरी 2024 के पेपर का ही होगा उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसी प्रकार से जो है ईवीएस के भी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, जिसमें हमने जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए थे सीटेट का उसे कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद, और शेयर कर दें।